आज की ताजा खबर। नमस्कार, हरकारा न्यूज रूम में आपका स्वागत है। हरकारा मतलब शोर कम रोशनी ज्यादा। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अपने न्यूज़लेटर की, जो कि आप टेक्स्ट और ऑडियो की शक्ल में आपके पास आता है। मेरे साथ ही राजेश चतुर्वेदी और गौरव नौरियाल। और आज हम लोग बात कर रहे हैं आज की खास खबरों की, जो कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो मध्य पूर्व में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उसको लेकर। साथ में जो उपचुनाव हुए हैं उनके बारे में, ग्लेशियर के बारे में, थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में और फिल्मों का। तो गौरव पहले जो है सारी हमारी खबरों के बारे में सुर्खियां पढ़ देंगे, फिर हम लोग इस बारे में बात करेंगे। जी मॉर्निंग। कल शाम से ही पिछले 12 दिनों से जो ईरान और इजराइल की वॉर चल रही है वही अभी भी खबरों में पूरी दुनिया भर में यही इस वक्त की सबसे बड़ी सुर्खियां हैं। लगातार उसमें घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है कि कतर तक में कल शाम को अफरा तफरी फैल गई। वहां पे ईरान ने कुछ मिसाइलें डाली और आज सुबह ट्रंप की तरफ से एक दावा आया है इस पूरे युद्ध में कि भाई अब सीज फायर के लिए ये लोग राजी हो गए। हालांकि ना ईरान ने ऐसा कुछ कहा है ना इजराइल ने। तो ये पूरा घटनाक्रम इसने पूरे मिडिल ईस्ट को ही हिला दिया है, ईरान और इजराइल वॉर ने। तो इस पे हम आगे बात करेंगे। हार्मुज भी प्रभावित हो रहा है। हार्मुज की वजह से तेल की कीमतों को लेकर दुनिया गफलत में कि बढ़ेगी, बढ़ सकती है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी। उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा उपचुनाव हुए हैं 4 राज्यों की 5 सीटों पे। और मजेदार बात यह है कि इनमें बड़े उलटफेर भी देखने को मिले। जैसे केरल में कांग्रेस ने एक सीट झटकी है। तो इस पे हम आगे विस्तार से बात करने वाले हैं। हिमालय और तियान शान में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। मतलब एशिया में तापमान की वृद्धि दर जो है वो दोगुनी है, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। तो ये इस पूरे जोन के लिए ही चिंताजनक बातें हैं। पहले भी इस तरीके की रिपोर्ट आई है कि भाई ग्लेशियर कई जगहों में, दुनिया में तो कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ ग्लेशियर खत्म हुए हैं और हमारे यहाँ इस जोन में तेजी से पिघल रहे हैं। ये सूचनाएं पिछले लंबे वक्त से आती रही हैं। छत्तीसगढ़ से एक रिपोर्ट आई है कि जो पिछले दिनों जो पूरा नक्सल मुक्त अभियान चला है उसमें मारे गए जो माओइस्ट है उनमें महिलाओं की भी बहुत अच्छी खासी भागीदारी है। मतलब 40% के आसपास उनमें महिलाएं मारी गई हैं इस संघर्ष में। दिल्ली सरकार ने एक मजेदार काम किया। बरसात में हम देखते हैं कि दिल्ली जगह जगह जल भराव की खबरें आती हैं कि भाई राजधानी दिल्ली डूब गई, कुछ इलाके उसके पानी में घुस गए। अब एक खबर आई है कि ऐसे ही जगहों पे पुलिसकर्मी दिल्ली सरकार ने तैनात किए हैं जो कोऑर्डिनेशन करेंगे। जो डिपार्टमेंट है, जो जिम्मेदार डिपार्टमेंट होंगे वहां जिन्होंने काम करना, उनके साथ वो लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो 71 जगहों पे 2-2 पुलिसकर्मी अब खड़े रहेंगे पूरे बरसात में। तो ये एक खबर है दिल्ली के लिए। अब उससे पानी रुकेगा नहीं रुकेगा वो अलग बात है। हेट क्राइम को लेकर एक और रिपोर्ट आई है। एक साल में वाले रूस के हमलों में रूस और यूक्रेन के बीच भी तनाव लगातार बना हुआ है। वहां भी हमले जारी है। रूस ने कीव पे भी ताजा हमला किया है। रेजिडेंशियल इलाके में वो हमले हुए, उसमें 10 मौतें हुई हैं, काफी सारे घायल हुए हैं। सीरिया में बम ब्लास्ट हुआ है चर्च के अंदर। तो पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं ना कहीं उथल पुथल जारी है। क्रिकेट की अगर बात करें तो इंग्लैंड को भारत ने 371 रन का लक्ष्य दिया है। तीसरे दिन राहुल और पंत ने इसमें सेंचुरी मारी है भारत की तरफ से। इसी बीच एक खबर आई कि पूर्व जो भारतीय स्पिन गेंदबाज थे दिलीप दोषी, उनका निधन हो गया है। तो ये खबर भी देर रात आई है। और चलते चलते में आज हम बात करेंगे शोले की। शोले को दोबारा री रिलीज किया जा रहा है और जो अनएडिटेड वर्जन था, मतलब जो वर्जन आपने देखा है उससे इतर नया वर्जन अब की बार शोले का देखने को मिलेगा। उसके क्लाइमेक्स में भी शायद कुछ बदलाव की बातें ऐसी की जा रही है। जी मोटे तौर पे आज हमारे पास यही। शोले के 50 साल हो गए हैं। तो ये पर इस बीच जो शोले मध्य पूर्व में जो शोले जो हैं फेंके जा रहे हैं और जो जले हुए हैं उनके बारे में पहले बात करते हैं। तो ये रात को फिर से एक तरह का अभी कंफ्यूजन की तरह देख रहे हैं लोग कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि उन्होंने खमेनी को धन्यवाद दिया कि आपने पहले से बता दिया कि कतर में मिसाइल डालने से पहले, और फिर एकाएक कहा कि सीज फायर की बात। तो अभी हम लोग उस पर खबर को देख रहे हैं। तब तक न्यूज़लेटर हमारा जा चुका था। तो उसमें अब वो लोग कह रहे हैं कि
ट्रम्प के प्रशासन के लोगों को भी नहीं पता था कि क्या वो कर रहा है अनाउंसमेंट। और इजराइल जो है लगातार अभी हमले किए जा रहा है, और ईरान का भी कहना है कि मतलब होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, उनका जो रवैया। तो इस बीच और गौरव इसमें पिछले 24 घंटों में और क्या हुआ, जो तेहरान और तेल अवीव और वाशिंगटन के बीच। इस बीच शायद ये भी था कि हाँ, विदेश मंत्री जाके शांति की बात करने, शांति की संभावनाएं तलाशने व्लादिमीर पुतिन के पास गया, जो कि खुद यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहे हैं। ये भी एक घटना। जी, पिछले 24 घंटों के अगर हम घटनाक्रम को देखें तो सबसे मजेदार बात जो ईरान के साथ रही है वो मुस्लिम देशों का समर्थन रहा है। मुस्लिम देशों में बड़े पैमाने पे प्रदर्शन हुए हैं ट्रंप के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान की तो हमने परसों ही खबर ली थी कि भाई पाकिस्तान में जो शिया समुदाय है वो सड़कों पर उतर आया कराची के, और उसने ईरान के समर्थन में वहां पे प्रदर्शन किए। आपने ठीक कहा कि अरागची जो विदेश मंत्री है ईरान के, वो रूस पहुंचे थे, पुतिन के साथ उनकी बातचीत हुई है जिसमें पुतिन ने ईरान के साथ अपना खुला समर्थन जाहिर किया है, और इजराइल और अमेरिका दोनों के हमलों को एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला बताते हुए उन्होंने इसकी आलोचना की है। साथ में उन्होंने ईरान से कहा है कि भाई हमारी तो बॉन्डिंग बहुत पुरानी है और हम लोग आपस में क्या क्या मदद कर रहे हैं ये सब कुछ खुलासा नहीं किया जा सकता, लेकिन हम ईरान के साथ हैं। तो कुल मिला के रूसियों की नजर तो वैसे भी इस पूरे इलाके में बनी रहनी थी। रूसियों का डोमिनेंस माना जाता है ईरान और आसपास के जो 2-4 और मुल्क हैं। तो अब यहाँ पे अगर अमेरिका की बात होगी तो रूस जाहिर सी बात है कि उसमें सीधे तौर पे आएगा ही। इसके अलावा सैन्य मुख्यालय दुनिया में जो सबसे ज्यादा गूगल किया जा रहा है इस समय, वो चीज वो मार्कोस जल डमरू मध्य है, वो है कहाँ पे और गूगल मैप पे कहाँ है। और तो उसकी वजह भी ये है कि वो ईरान कह रहा है कि हम उसको बंद कर देंगे, और वो बंद हो गया तो करीब करीब जो तेल का जो व्यापार का 20% वहां से निकलता है। तो वो एक उसको वो एक तरह से बाधित करने का जो धमकी दे रहा है, उसको लेकर बहुत गंभीर परिणामों की बात है। ये भी है उस पे कल से कई मीडिया जगहों पे, मीडिया हाउसेस में उसके एक्सप्लेनर्स वगैरह छपे, जहाँ पे कि कहाँ पर है, क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके बारे में जानकारी लोग बात करते। ट्रम्प के तो भारत को लेके भी जी नहीं, मैं तो ये भारत को लेके भी मैं ये कह रहा था, भारत को लेके मैं ये कह रहा था, मैं खत्म कर लेता हूँ ये बात। भारत को लेके मैं ये कह रहा था कि जो जलडमरू मध्य वाला जो रूट है उसके बंद होने से भारत पे भी प्रभाव पड़ेंगे, इसकी बहुत अधिक संभावना है। विशेषज्ञ जता रहे हैं कि भाई वो पूरा इलाका जो है तेल के लिए सबसे मतलब भारत के लिए सबसे मुफीद जो रूट है वही अगर बंद हो जाएगा तो यहाँ पे भी क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर जा सकते हैं। जी राजेश कुछ कह रहे थे? नहीं, एक तो ये ईरान ने पहले भी कई बार धमकियां दी है कि वो हॉर्मुज को बंद कर देगा, मगर विगत 4-5 दशकों में कभी हुआ नहीं ऐसा कि हॉर्मुज बंद कर दिया गया हो, क्योंकि दुनिया का उससे संबंध है। मतलब जो फ्यूल की सप्लाई है वो कई सारे मुल्क जो है उसी पे डिपेंडेंट है, और उनमें भारत भी है। तो इसलिए वो मतलब लगता नहीं है कि बंद होगा। और परसों जो खबर आई थी वो ये जरूर आई थी कि वहाँ की जो संसद है या उसने प्रस्ताव पारित किया है, मगर अंतिम फैसला वहाँ की जो है जो सुरक्षा परिषद है वो लेगी। मतलब इस तरह का वो ये चलता रहता है। मगर जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये इसमें वैल्यू एडिशन है कि ट्रम्प के सीज फायर के ऐलान के बाद, मतलब 5 घंटे बाद, ईरान ने इजराइल का वो शहर है, जो खबर आ रही है कि वो इजराइल का जो शहर है उस पर जो है 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, और उसने खारिज कर दिया ईरान ने। तो इनका ऐलान था उसको खारिज कर दिया कि हम इसको नहीं मानते। और अपने उसमें ट्रम्प ने अपने ऐलान में ये बताया है कि
गुड न्यूज और बधाई दी कि 12 घंटे ये पहले ईरान करेगा और फिर 12 घंटे उसके बाद इसराइल करेगा, लेकिन वो ईरान ने तो खारिज ही कर दिया उसको। और बिरशेबा शहर है इसराइल का, बिरशेबा शहर, और उसके फोटो वोटो आ गए, मतलब बिल्डिंग और गाड़ियां और लोग, कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ 3 लोगों की डेथ हो गई है, उसमें मारे गए हैं। तो उसने 4 बैलिस्टिक मिसाइल खूब चलाई है ईरान, जबरदस्त। ये जो, हाँ, तो ये मुश्किल की बात ये है कि इस समय कुछ भी तयशुदा पाना कि ऐसा कहा और ऐसा हो जाएगा, ये मान लेना सबसे अधिक मुश्किल है। इसलिए हरकारा जैसी चीजों की ज्यादा जरूरत है जहाँ पे कोई भी निश्चित रूप से कम से कम आपको एक तसल्ली बख्श तरीके से जो है वही बताया जाता है, उसको नहीं तो फिर उड़ते उड़ते हुए जो खबर लेकर उड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा लोग हैं उसको उस तरफ से। तो यहाँ से चलते हैं उपचुनावों की तरफ, जहाँ पर 4 राज्यों में 5 उपचुनाव हुए हैं, जिनको लेकर हर किसी के पास वो अलग अलग सांत्वना जैसा कुछ है। उपचुनाव दरअसल एक वो भी जैसे सीज फायर की तरह ही झूठी तसल्लियां लेकर आते हैं, पर उसका जो राजनीतिक मतलब होता है वो राजेश लंबे समय से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहे, तो वो सब बताएंगे कि इसका क्या मतलब। बाय इलेक्शन का तो एक नेचर होता है कि मतलब ये माना ही जाता है कि जो पार्टी राज कर रही है, जिसकी सरकार है, रूलिंग पार्टी को ही उसका लाभ मिलता है। आमतौर पर नतीजे यही दर्शाते रहे हैं और अभी भी वही ट्रेंड जारी है। मतलब उसमें कोई खास, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि भाई हमको जो है रोजाना के मसलों में जो सरकार की या प्रशासन की या सत्ताधारी लोगों की जरूरत पड़ती है, तो उन्हीं को जिताओ ताकि जो इनकी सरकार है तो हमारे काम होंगे, हमारी जरूरतें पूरी होंगी, हमारी जो मोहल्ले की, घरों की और यहाँ की वहाँ की समस्याएं दूर होंगी। तो आमतौर पे लोग जो है वो सत्ता पक्ष के साथ ही जाते हैं उपचुनावों में। तो वैसे ही नतीजे जो ये जो 4 राज्यों में 5 सीटों पर बाई इलेक्शन था, नतीजे उसी के हिसाब से आए हैं, सिवाय केरल के। केरल में कांग्रेस ने जो है वो जो एक सीट जीती है वो वामपंथियों का जो गठबंधन है उससे उससे छीन ली है उन्होंने। और वो कांग्रेस की जो मौजूदा सियासत केरल में अभी चल रही है, वहां विधानसभा का चुनाव वहां भी होने ही वाला है, अगले साल होगा। शशि थरूर के संदर्भ में जो केरल में कांग्रेस को लेकर के और बीजेपी जो वहां जाहिर है कि कोशिश कर रही है साउथ में, उसकी कर्नाटक के अलावा थोड़ी बहुत तेलंगाना वगैरह में है, मगर केरल में वो अपना लिए देख रही है उम्मीदें कि जो एक मतलब वामपंथी और कांग्रेस को से अलग हटके एक बीच का कोई एक मतलब राइट विंगर के रूप में कि जो मतलब मोदी जी में और उनकी विचारधारा में, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास करने वाला जो तबका है उसको जोड़ा जाए। तो केरल में कांग्रेस का जो ये अचीवमेंट है, ये कांग्रेस के लिए अच्छी एक खबर मानी जा सकती है, क्योंकि उसने कुछ चेंजेस भी किए हैं वहां। मगर एक निष्कर्ष ये भी निकलता है, जैसा बंगाल में टीएमसी ने उसको रिटेन किया है, आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें जीती है, तो वो दोनों उसके पास पहले थी, एक पंजाब में पहले थी और एक गुजरात में थी, उसने फिर से वो जीती है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी को भी एक सीट मिली है, वो गुजरात में, वो उसकी सीट है, मतलब परंपरागत रूप से वो जीतती रही है, उसने फिर जीत ली है, उसका गढ़ है। मगर वो जो दूसरी सीट है उस पर बीजेपी की सांसें फूल गई, ये उसके लिए वो है। और सबक इस बाई इलेक्शन का एक ये है जो दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी जो उसकी जो अपनी एक बेल्ट है, जो उसका जो एक एरिया है, उससे बाहर जो है उसको अभी दिक्कतें हो रही हैं। मतलब उसको, और उसने 2014 से लेकर के और पिछले लोकसभा जनरल इलेक्शन तक जो उसने अपना एक खड़ा किया था माहौल, वो उसी इलाके में बस है। उसके बाहर जो है ना उसको जूझना पड़ रहा है, उसको करना पड़ रहा है। ये इसका एक लब्बो लुआब है।
तो आगे चलते हैं। इसके अलावा जो एक हेट क्राइम रिपोर्ट की एक और खबर आई है, जिसके मुताबिक करीब 79% जो है भारत में 2023 के मुकाबले 24 में हेट क्राइम बढ़ा। और इस रिपोर्ट पे जो वाशिंगटन डीसी से आई है, और इसकी जो दिलचस्प बात है कि इसकी जो वेबसाइट है उसकी आसान भारत से एक्सेस नहीं हो पाती है। तो ये इसका PDF फिर मंगवाया गया और अब फिर लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। ये 74% की बढ़ोतरी बता रहे हैं इसमें हम लोग कि ये 23 के मुकाबले 24 में, क्योंकि 24 में चुनाव हुए थे। तो इनका ये भी कहना है कि चुनाव के दौरान ये नफरत का तापमान जानबूझकर संगठित तौर पर सुनियोजित तरीके से बढ़ाया जाता है, और इसमें एक तरफ हेट क्राइम चल रहे होते हैं और साथ साथ उनको हवा देने का काम हेट स्पीचेस कर रही होती हैं, और जिसमें नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से शुरू होती है। जब वो कह रहे होते हैं तो फिर पार्टी के बहुत सारे लोग, उनको लगता है कि ये एक टेम्पलेट है जिसके तहत वो अगर कुछ कहेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे। तो उसमें हमारे जो बहुत सौम्य समझे जाते थे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग भी एकाएक बहुत ऐसी चीजें बोलने लगे जो 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 हेट स्पीच की श्रेणी में आती है। तो इस बारे में हम लोग अलग से हरकारा में एक अलग से सीरीज कर रहे हैं इस पूरे हेट क्राइम और हेट स्पीचेस को लेकर, तो जो कि आप आज या कल से देखना शुरू करेंगे। तो ये एक बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मुस्लिम और ईसाई है उनके खिलाफ जब चीजें हो रही होती हैं तो वो उनको छिपाया डाला जाता है। जब वो दलितों के साथ होती तो वो, क्योंकि वो उनके लिए कानून है तो इसलिए वो उसका जिक्र उनको करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है। NCRB डेटा में वो रिफ्लेक्ट होता है। पर हेट को लेकर ऐसा कुछ अभी तक है नहीं, और लगता भी नहीं है कि सरकार की दिलचस्पी उसमें होगी। पर इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हम उसको एक मुश्त तरीके से, डॉक्यूमेंटेड तरीके से, डेटाबेस तरीके से उसको देख पाएं, ताकि एक तसल्ली बख्श तरीके से ये स्थापित हो सके कि ये सिर्फ एक या दो या कहीं एक हो रहा एक घटना नहीं है। इसके पीछे बकायदा एक संगठित तरीके से ये पूरी कार्रवाई काम करती है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है आपके लिए भी पढ़ना और इसके बारे में समझ बनाना, क्योंकि इस तरह से ये सबसे अजीब बात है कि कल मैं पूर्णानंद से बात कर रहा था, तो ये कि जो कि हम लोग वो इंटरव्यू प्रकाशित करेंगे, तो उसमें हम लोग ये कह रहे थे कि जो जिस खतरे को बताकर उस देश का जो बहुसंख्यक है वो अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ कर रहा है, उससे तो देश को ही खतरा है। क्योंकि लगातार हम बाकी लोगों को, अगर आप इस देश में सवर्ण हिंदू नहीं हैं तो आपकी नागरिकता, आपके अधिकार, आपका संविधान, आपकी अदालत, आपकी पुलिस, आपकी व्यवस्था, आपकी सियासत, उस सब आपको एक तरह से सौतेला या एक अन्य का एक दर्जा दे रही है। वो एक तरह से आपको पूरी तरह से नहीं दे रही, और ये उनको बार बार बताया भी जा रहा है हर तरह से, और वो बहुत प्रचलित भी हो गया है कि अब हम बच्चों में ये देख सकते हैं कि जैसे हम लोग जिस उसमें थे और वहां पर ये एक अलग तरह से ये बात किस तरह से घर कर रही है सोशल मीडिया से लेकर बिग मीडिया हाउसेस में, जिनकी बड़ी जिम्मेदारी रही है। और ये कहने में अब किसी को गुरेज नहीं करना चाहिए कि ये आपराधिकता जो है नफरत की, हिंसा करने और हिंसा फैलाने की, उसमें देश का मीडिया, देश की अदालत के लोग, देश के राजनेता और बहुत हद तक प्रशासन के लोग, और ये एक तरह के नॉर्मल में है कि हाँ ये तो ठीक है, यही अब यहाँ का निजाम ऐसे चलेगा। वो एक बड़ा सवाल है। आगे चलते हैं, और एक खबर ग्लेशियर की है। तो हमारे गौरव जी उत्तराखंड में रहते हैं और खासे प्रकृति प्रेमी है, तो क्या
बता रहे हैं। जी, ग्लेशियर्स एशिया में तापमान वृद्धि की जो वैश्विक दर है, औसत वैश्विक वृद्धि, मतलब दुनिया के बाकी हिस्से में जितनी तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं उससे लगभग दुगनी रफ्तार से हमारा जो भूभाग है इधर का, एशिया का, उसमें ग्लेशियर पिघल रही है। 2024 की एक रिपोर्ट आई थी एशिया में जलवायु की स्थिति, उसमें ये डेटा निकल के आया है। 1991 2020 के औसत से लगभग 1.04 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया गया। तो 1 डिग्री मतलब तापमान बढ़ने का मतलब आप समझ लीजिए कि मेल्टिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। 1 डिग्री तापमान बढ़ने से काफी कुछ बदल जाएगा। तो ये काफी मतलब चौंकाने वाली बात है और लगातार इस पे बात तो होती रहती है, लेकिन हम इसकी रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं वो तो कहीं भी नहीं दिखता, दूर दूर तक पूरी दुनिया में ही नहीं दिखता। मतलब बात ही चलती है खाली, बाकी दूसरी तरफ तो हमारे आग गोले बम धमाके चल ही रहे हैं। तो ग्लेशियर कहाँ इसमें बचेंगे? ये सब तो दूसरी तरफ जारी है। तो हम इसमें मतलब खाली बस रिपोर्ट पढ़ते हैं और हर साल चिंता करते हैं कि भाई यार थोड़ा सा और हमने बर्बाद कर दिया है अपनी धरती को, लेकिन बचाने के लिए वो ठोस जो काम पूरी दुनिया में ही होने चाहिए थे वो कहीं भी खाली बैठकों तक दिखते हैं। साल भर में एक आध रिपोर्ट आ जाती है कि भाई बैठक हुई है, किसी ने फॉसिल फ्यूल का विरोध किया, किसी ने अपने किसी दूसरे सेक्टर को ठीक करने की बात की, लेकिन अंत में सब वही जीरो हो जाता है। फिर हम अगले साल देखेंगे, फिर से चिंताएं होंगी, फिर से बैठ के होंगी, फिर से बयान जारी होंगे और ये सिलसिला चलता रहता है। मतलब मेरी स्मृति में तो ये सिलसिला पिछले 10-12 साल से चल रहा है। जब मैं पर्यावरण को लेके देख रहा हूँ कि बैठकें तो होती हैं लेकिन जमीन पर तो कुछ बिल्कुल उलट ही काम होते हैं। तो ये एक रिपोर्ट थी। 24 में से 23 हमने ग्लेशियरों ने 24 में से 23 खो चुके हैं अपना द्रव्यमान। तो ये मतलब बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आपके पास बच क्या रहा है फिर। जी, तो ये खबर हमने पॉलिटिको से ली है, जो अमेरिका और यूरोप से निकलने वाला एक वेबसाइट है जो कि बहुत ही सक्रिय और अच्छी मानी जाती है। तो उसमें एक किताब है जो कि कल आएगी, जो जर्मन में आएगी, और वो उसका नाम है लास्ट चांस और मेकिंग ऑफ ए चांसलर, जो कि जर्मनी के चुनाव के बारे में है। और वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र को के बारे में यूरोप क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है। और उसमें ये जो मर्ज जो नए चांसलर बने हैं उनके बारे में है कि कैसे रातों रात उनकी राय, जो कि दरअसल दक्षिण पंथी माने जा सकते हैं, पर वो तो जब उन्होंने ट्रम्प का बर्ताव जेलेंस्की के साथ में देखा तो कैसे उसने उनको काफी उद्वेलित किया, और वो अपने जिसको उन्होंने हराया वो उसके पास गए और उसके साथ उन्होंने बात की कि इस तरह से तो अगर अमेरिका का बर्ताव इतना अनिश्चित, अस्थिर और आश्वस्त करने वाला नहीं होगा तो फिर यूरोप कैसे अमेरिका पे विश्वास कर सकता है। और इसको लेकर एक नया सोच लगातार यूरोप में बनता जा रहा है। अभी तक अमेरिका के लोग ये अपनी ठसन और धौंस में मानते हैं कि वो यूरोप उन पे हर तरह से निर्भर है, पर तो उसमें एक सवाल करता है मर्ज जो है पुराने उसे चांसलर से कि अगर रूस ने हम पे हमला किया तो अमेरिका क्या हमको बचाने आएगा? तो ये सवाल का जवाब यूरोपीय देश खुद को बहुत साफ साफ नहीं पा रहे हैं। हालांकि नाटो का एक तरह से अमेरिका लीडरशिप है। फिर उसमें एक मर्ज के बारे में ये भी है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका नाटो को छोड़ सकता है, और हालांकि ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। और भी आने वाले दिनों में नाटो की बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली जिसमें ट्रम्प शायद आएंगे। पर ये जो बार बार जो डोनाल्ड ट्रम्प जो एक तरह का उलटबांसी खाते रहते हैं, एक अनिश्चितता पैदा करते रहते हैं, धौंस और ये डपट वगैरह जो करते रहते हैं बाकी नेताओं के साथ में कि जैसे सब लोग वो, तो उसका असर अब इस तरह से हो रहा है। और यूरोप को बहुत सालों बाद मेरे ख्याल से सोचना पड़ रहा है कि हम जो है वो हमें अपनी सुरक्षा का, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा, और उसमें वो एक उनको अमेरिका से डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। उसको हम उस पर हम गिन नहीं सकते। और ये विचार अब एक तरह से एक आकार ले रहा है, खासतौर पर इस नई रोशनी में। तो वो एक इसलिए बहुत दिलचस्प
खबर है इस पूरे ट्रम्प के आने के करीब 100-125 दिन पूरे होने के बाद। बाकायदा जर्मनी पहली बार शायद मोटा कर्ज लेने जा रही है इस सुरक्षा को देखते कर्ज हुए। लेने जा रही है, अमेरिका वो वापस अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने की बात करी, जबकि उनके पास दूसरे विश्व युद्ध के बाद से बहुत सारे उन पे पाबंदियां थी कि आप अपनी सैन्य शक्तियां नहीं बढ़ा सकते, और बहुत सारे बाकी देशों ने भी नाटो को अपना वो दे रखा। तो नाटो जैसा है वैसा रहेगा, अमेरिका के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर उसके अलावा कुछ नया कुछ करना पड़ेगा, ये सारे सवाल हैं जो आने वाले दिनों में चर्चा में रहेंगे। ट्रम्प साहब की ख्वाहिशों को देख करके तो लग रहा है कि ये जो किताब ये तो लिख दी गई है, यूरोप के लोग क्या सोच रहे हैं, ट्रम्प का जो एटीट्यूड है या जो व्यवहार है उसको देख करके ये किताब लिख भाई। ये किताब और भी जगह लिखी जा रही होगी, अफ्रीका में, एशिया में, और भी जो महाद्वीप है वहां भी लिखी जा रही होगी इस तरह की किताब। सोच रहे होंगे लोग कि भाई अगर हम ये इनका बजा रहे हैं, वो जो जेलेंस्की वाला जो जिसका जिक्र इस किताब में है कि भाई उसको देख करके वो वहाँ के चांसलर क्या सोच रहे हैं इस तरह के ये कई लोगों के दिमाग में ये बातें आ रही होंगी, सवाल उठ रहा होगा कि भाई मतलब अब क्या किया जाए अगर हमारे साथ ये हो, तो मतलब इसका क्या हम मतलब इलाज करेंगे, ये सोचा जा रहा होगा और भी जगह सोचा जा रहा होगा। बिल्कुल, तो क्योंकि वो एक ये तो जाहिर ही है, वो गालिब का शेर है ना कि वो कौन सी हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे गम निकले। दम मतलब निकले। हाँ, पर ट्रम्प साहब की जो एक ख्वाहिश वही 2 दिन पहले ही आ गई थी कि भाई वो उनको नोबेल मिल जाए, शांति पुरस्कार टाइप। तो उन्होंने खुद भी हालांकि कह दिया था कि मिलेगा नहीं मुझे, मगर वो ख्वाहिश जो घड़ी घड़ी ख्वाहिशें आ रही हैं, गालिब का वो बड़ा मशहूर शेर है। तो अब इनकी जो ट्रम्प साहब की ख्वाहिशों के बारे में दुनिया सोच रही होगी अपने अपने नजरिए से, और किताब एक आ ही गई है, ये किताब आ गई है कि उसमें, वो हाँ, उसमें आप देखें कि ट्रम्प के जो लगातार अभी तक के जो प्रदर्शन रहे राष्ट्रपति बनने के बाद से, तो एक तो चीन के साथ उनका एक लगभग वो टैरिफ और लगभग हुआ, और फिर वो अभी तक भी उसका फैसला नहीं हुआ है, वो फ्रिज में डाल देगा कि चलो अभी 90 दिन के लिए, 60 दिन के लिए ऐसा करते हैं। अच्छा, ये फिर मध्य पूर्व को में आग लगी हुई है, वो कहीं कुछ नहीं है। यूरोप जो है उनसे ऑलरेडी बहुत परेशान है कि भाई ये आदमी पे जो है इसको हम साथ में बैठा के बात करें तो ये कितनी बदतमीजी कर सकता है, कितनी बकवास कर सकता है, और कितनी सेंस की बात करता है, ये किसी को कोई पता नहीं। और ये बात शायद अमेरिकन जानते हैं, पर उनको तो उनके अपने राष्ट्रपति के साथ में रहना है। पर जिनके पास अगर ये विकल्प होगा कि वो इस बदसलूकी के बिना भी रह सके, तो शायद वो लोग कोशिश करेंगे इस तरह से रहने की। अब हम लोग अब शोले के बारे में जल्दी से क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि शायद आज आखिरी दिन है राजेश इसका आज का। हाँ, आज आखिरी है, आज आखिरी है। कल दोनों ने सेंचुरी, पंत ने तो अपनी सेकंड इनिंग में भी सेंचुरी लगाई, केएल राहुल ने बहुत अच्छा खेला, और समय समय पे पंत को मतलब थोड़ा रोक कर के भी रखा, क्योंकि ऋषभ पंत जो है आमतौर पर देखा है कि वो कई बार बड़े भावुक हो जाते हैं, और वो तो उसको रोक के रख के, और फिर पंत ने भी सेंचुरी लगाई, केएल राहुल ने तो लगाई। मगर जो टारगेट 371 ठीक है, आज शायद आखिरी दिन होगा, शायद क्या आखिरी दिन ही है, 5 दिन का होता है टेस्ट मैच, तो 371 का टारगेट दिया है, और 21 रन इंग्लैंड ने कल बना भी लिए थे। अब 5 कैच छूटे थे, बुमराह साहब जो है घड़ी घड़ी उनको अपने माथे से हाथ लगाना पड़ रहा था पहली इनिंग में। अब सेकंड इनिंग में अगर 5 ना छूटे, एक आध छूट जाए ठीक है, तो हो सकता है कि पहले ही मैच में जो ये सीरीज है, मतलब पटौदी जो ट्रॉफी थी वो नाम बदल दिया गया है, अब तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी है, तो उसका पहला मैच ही जो है आगाज ही हो सकता है उम्दा हो जाए और कैच वैच ना छूटे। जी, खैर वो दोनों देशों के लिए है, वहाँ के लोग भी मतलब मेरे से बहुत अधिक, भारत की बैटिंग पहली इनिंग में तो अच्छी थी, पर इंग्लैंड ने भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं छोड़ा और अच्छे से ही बैटिंग।
तो उनके ऊपर है आज वो कि अगर वो किस तरह से इस मैच को बचाते हैं या जीतते हैं। और एक दिन में अगर भारत उन सबको आउट कर सके तो वो भी भारत भी जीत सकता है उसके बाद। ये दिलीप दोषी का जाना जो है वो एक कल का एक छोटी सी खबर थी, जो कि जैसे कि तो संगीत में जो शास्त्रीय गायक होते हैं तो उस जमाने के स्पिनर्स लगभग उस शास्त्रीय फॉर्मेट के बॉलर्स हुआ करते थे, जो कि बहुत आराम से खरामा खरामा, और तो उसमें भारत की बहुत बड़ी सत्ता थी पूरी दुनिया में। बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर, प्रसन्ना और दिलीप दोषी, और तो ये उन सारे स्पिनर्स के आखिरी समय था जब मेरे ख्याल से जो उसके बाद स्पिनर्स वापस फिर से तो आए, पर वो उस तरह के जो शास्त्रीयता जो थी उनमें कि भाई आप एक तसल्ली से आएंगे और आप अपना एक परफॉर्मेंस करके जाएंगे, और कई अगर जब जिस दिन जादू चल जाएगा तो उस दिन आप पूरे का पूरा पासा पलट भी देंगे उस तरह से। तो दिलीप दोषी उस लोगों में से शायद आखिरी थे। उसके बाद के जो स्पिनर्स आए वो फिर मैच भी ये वो समय जब वनडे शुरू हो रहा था, जब जब लोग जा रहे थे वनडे तब शुरू हो रहा था। तो उसके बाद के जो स्पिनर्स वो आए तो वो भी फास्ट स्पिन और अलग तरह के फॉर्मेट्स में आने लगे। ये मेरे ख्याल से वो जमाना जब पाकिस्तान से अब्दुल कादिर वगैरह बॉलिंग करते थे और भारत से ये दिलीप दोषी वगैरह उस समय। तो दिलीप दोषी वो जो चौकड़ी के कारण उनको थोड़ा सा मतलब चौकड़ी चूंकि कायम थी लंबे समय तक, और उसका बड़ा दुनिया क्रिकेट वर्ल्ड में की जो स्पिन गेंदबाजी है उसमें बड़ा दबदबा था, तो उसका थोड़ा सा उनको मतलब वो झेलना पड़ा। मगर वो 1979 से 1983 का तो वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने, वनडे का जो वर्ल्ड कप है, तो 83 तक रहे वो। लेकिन उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और फिर वो इंग्लैंड में जो काउंटी वगैरह भी काफी खेली उन्होंने, उसमें लाजवाब प्रदर्शन है। और मतलब वो एक जो स्पिनर की जो अब तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, जैसे कि अब जो क्या 5G वगैरह आ गया है ना, ऐसे मतलब दिलीप ये जो अपने दोषी साहब थे, ये वो टिपिकल मतलब उनका जो अंदाज था वो भी जो स्पिनरों का रहता आया था उसी तरह का था। और 77 वर्ष इंग्लैंड में ही रहते थे और वहीं से विदा हो गए, वो पानी दुनिया से कूच कर गए। लेकिन आज की हमारी आखिरी स्टोरी शोले के बारे में, जिसको 50 साल हो रहे हैं और उस 50 साल होने के उपलक्ष्य में उसका एक अनकट वर्जन जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो ये गौरव इसमें बताएंगे, पर ये अपने आप में एक कल्ट फिल्म थी। राजेश और मैं शायद उस समय कितने साल के थे जब 75 में, तो हम लोग 6-7 साल के थे। और उसके बाद जो मुझे याद पड़ता है वो ये कि उन दिनों मैं जिन छोटी जगहों पे था छत्तीसगढ़ में, तो लोगों के पास रिकॉर्ड प्लेयर्स होते थे, जब दिखने बंद हो गए तो वो रिकॉर्ड प्लेयर्स में शोले के LP होते थे, तो शोले के ऑडियो होते थे जो कि बजाए जाते थे, और लोग उसको लगातार सुनते रहते थे। और ये फिल्म जहाँ लगती थी लगभग हाउसफुल चलती थी। इस फिल्म के साथ तो मतलब दिलचस्प एक वाकया ये भी था ना जुड़ा कि ये फिल्म शुरुआत में चली नहीं, फिर गब्बर के डायलॉग जब पब्लिक के बीच में जाने शुरू हुए तो फिर उसने रफ्तार पकड़ी। हाँ, शुरुआत में नहीं चली, लेकिन जबरदस्त जाती थी इसकी स्टोरी। शोले की स्टोरी घर घर में चलती थी भाई। मतलब आप बाजार जा रहे होते थे तो रुक के सुनता था हम, उधर से वो सुनाई देता था उसको कितने आदमी थे वो बैठा हुआ है पहाड़ी पे एकदम, वो ऊपर से जो उसके पहले वो जो सुन रहा है बच्चा वगैरह कितने थे, मतलब फटे हुए थे एकदम, गजब था। लेकिन एक ये जो मैं इसको देख रहा था, इसमें लिखा है कि साहब इसका जो अनकट रिलीज होगा वो इटली को चुना है। इसकी वजह क्या है गौरव? ये जो इटली को चुनने के पीछे क्या कारण है? फिल्म फेस्टिवल इटली में 50वीं वर्षगांठ है फिल्म
की, और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन जिसने इसको दोबारा से संरक्षित किया है डिजिटल में। तो वहां पे एक फिल्म फेस्टिवल होना है बोलगना में, इल सिनेमा रिट्रीवेटो नाम से एक फेस्टिवल, तो वहां दिखाई जा रही है। फेस्टिवल में अक्सर फिल्में जाती हैं, पहले वहां उनका प्रदर्शन होता है, वहां पे रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं, तो फिर उसमें बाकी दुनिया के मार्केट में भेजा जाता है फिल्मों को। तो क्या अभी उमराव संभव जान ये भी का हो भी सकता है कि जी अभी मुजफ्फर अली के उमराव जान का भी वापस से उसमें कुछ रिस्टोरेशंस वगैरह होके फिर दोबारा से उसको भी लाया गया है। तो हाँ, मतलब बहुत सारी फिल्मों का इस बीच हुआ है डिजिटलीकरण। मतलब हमने मुगले आजम को कलर होते हुए देखा पिछले दिनों, फिर जो पुरानी कल्ट है वो वापस लौट लौट के आ रही है। मतलब जो लालटेन से प्रेम की उदासी जया जी ने बहाई है शोले की, उसे लोग दोबारा देखेंगे बुझते बंद होते हुए अभी इटली में बैठ के। तो यही है ठीक है। इसमें कि आप जो अंत था जो बदल दिया गया था वो आप दोबारा देखने जा रहे हो, और कुछ सीन जो हटाए गए थे वो दोबारा देखने को हमें मिलेंगे। तो मतलब हर कोई देखना चाहेगा। सबके बचपन से शोले तो गुजरी है भारत में, कम से कम शोले के बिना तो फिल्म नहीं, मुझे नहीं लगता कि का आज की इतिहास पीढ़ी को भारत में उसके बारे में बहुत ज्यादा पिछले आज की पीढ़ी को इसके बारे में बहुत ज्यादा पता है। और जिस तरह की स्लीक टेक्नोलॉजी और प्लॉट्स अब हम लोग देखते हैं, ये पुरानी फिल्में उसमें उस समय तो जाहिर तौर पे कल थी, तो वो जिनको फिल्मों में एक तरह से इंटरेस्ट है वो शायद उसको देखेंगे। पर दुनिया बदल चुकी है मेरे ख्याल से इन 50 सालों में बहुत ज्यादा। और तो आज की हम लोग अपनी सभा यहाँ खत्म करते हैं और आपसे कल फिर मिलते हैं। हमारा ध्यान रहेगा कि आज खबरों पर और उन खबरों पर जो आपके लिए जरूरी हैं और जो अक्सर मुख्यधारा के मीडिया से छूट जाती है। आज कल के उसमें हम लोग एक ये भी कवर करेंगे कि जो अभी एक रॉयटर्स की पूरे दुनिया की डिजिटल मीडिया में एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें बहुत सारी आपको इशारे मिलेंगे कि मुख्यधारा का मीडिया किधर जा रहा है, डिजिटल कहाँ जा रहा है, और उसमें न्यूज़ और बाकी चीज़ें किस तरह से बदल रही हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा भी करिए। अपना ख्याल रखिए और आज के लिए नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।